देश की सियासत में भूचाल आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं बॉस। एक तरफ पीएम मोदी विदेशी दौरे निपटाकर लौट चुके हैं, उधर नेता विपक्ष भी राहुल गांधी वो विदेश यात्रा वाले अज्ञातवास से लौट आए हैं, और तीसरा यह कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। यानी सियासी बिजलियां कड़कने वाली हैं और उनकी गरज अभी से सुनाई भी दे रही है। पीएम मोदी इस बार के संसद सत्र के लिए मेगा प्लान तैयार किए बैठे हैं। जो काम इंडी वालों ने मिलकर 3 महीने पहले रोक दिया था, मोदी शाह ने मिलकर 3 महीने में पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। और बड़ी खबर यह है कि इंडी गठबंधन के बड़े बड़े प्लेयर्स राहुल गांधी को गच्चा देने के लिए तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी का यह मेगा काम है महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल। खबर है कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार यह बिल फिर से संसद में ला सकती है। पीएम मोदी के मेगा बिल को रोकने के लिए इंडी गठबंधन फिर से पूरा जोर लगाएगा, लेकिन संसद में इस मुकाबले से पहले ही राहुल गांधी को बड़ा झटका लग गया। इंडी गठबंधन के सबसे अनुभवी प्लेयर शरद पवार इस मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ छोड़ सकते हैं। डीएमके भी टीम मोदी के साथ दिख सकती है। नरेंद्र मोदी के इस बिल को सपोर्ट कर सकते हैं ये लोग। और अब रातों रात क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि शरद पवार टीम मोदी का हिस्सा बनने को तैयार हैं। डीएमके क्यों कन्नी काट रही है कांग्रेस से? नंबर गेम क्या कहता है? आखिर पीएम मोदी के लिए 2 बिल जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं जिसके लिए इतना तूफान आ रखा है? आज आपको विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन खेल सिर्फ संसद में नहीं होने वाला। यूपी और पंजाब जैसे अहम राज्यों में चुनाव है, वहां अलग खेला हो सकता है, क्योंकि यूपी को लेकर कल ही अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात हुई है। इधर पीएम मोदी पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। इस वक्त जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, पीएम मोदी के घर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की बैठक चल रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो संसद से लेकर राज्यों तक सबको सेट किया जा रहा है। उधर इंडी वाले अपने ही झगड़ों में उलझे हुए हैं। राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने में जुटे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की नई खेप आ गई है बॉस। उद्धव ठाकरे से बागी होकर आए सांसद अमित शाह से मिल रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं डीएमके भी पीएम मोदी के साथ ना चली जाए। यानी सीधे सीधे कहूं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देश की पॉलिटिक्स में आए इस लेटेस्ट तूफान का अध्याय खुलने जा रहा है। लेकिन पहले इस तूफान का एक ट्रेलर देख लीजिए। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है consider supporting if the 50% cap। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सोची होगी। लिमिटेशन के बहाने ये सभी प्रमुख नेताओं को ठिकाने लगाना चाहते हैं। ठिकाने लगा करके इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। गुड्डी के खेल नहीं है। फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। देखिए, जो लोग बीते 2 साल से यही माहौल बना रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए 2024 के नतीजों से, उनकी कुर्सी तो अब गई तब गई। आज की डेट में यह माहौल बनाने वालों का हाल यह है कि उनकी पार्टी आज गई कि कल गई वाली हालत हो रखी है। और पीएम मोदी ने अपने मिशन के लिए ऐसी ताकत झोंक रखी है कि बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो रहे हैं। इंडी गठबंधन संसद में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में लगा है। उधर इंडी गठबंधन में शामिल शरद पवार ने पूरे विपक्ष को नया करंट दे दिया। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने आज परिसीमन बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के संकेत दे दिए बॉस। सुप्रिया सुले ने सीधे सीधे परिसीमन बिल का विरोध नहीं किया, शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दे दिए। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर सरकार परिसीमन बिल का फॉर्मूला का 50% वाला फॉर्मूला लाती है तो पार्टी इस पर विचार करेगी। एक बार सुनिए परिसीमन बिल को लेकर सुप्रिया सुले का वो बयान, जिससे इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, और इस बयान के पीछे की कहानी भी बताऊंगा। कि we will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question mark। देखिए, शरद पवार की पार्टी ने पिछली बार परिसीमन बिल का
विरोध किया था, उसके विरोध में वोट किया था। लेकिन अब सुप्रिया सुले इस पर विचार करने की बात कर रही है। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्या बदल गया बॉस? इसी को समर्थन का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि जिस 50% फॉर्मूले की बात आज वो मीडिया के सामने आकर कह रही थी, उसी फॉर्मूले पर पिछली बार मोदी सरकार परिसीमन बिल लेकर आई थी, जिसमें यह प्रावधान था कि हर राज्य में आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि सीधे 50% सीटें लोकसभा में बढ़ेंगी। सुप्रिया सुले यह भी संकेत दे रही हैं कि सरकार 50% वाली बात लिखित में दे। अरे भाई, अमित शाह ने संसद में विपक्ष को तभी कह दिया था कि मैं लिखित में देने को तैयार हूं, करो समर्थन, करो मेरे लिए वोट। तब तो आपने विपक्ष में जाकर वोट कर दिया। आज कह रही हैं कि ये 50% वाला क्लॉज जो है ना, उस पे हम लोग सोचेंगे। यानी आप समर्थन करने का पूरा संकेत दे रही हैं, उसके लिए रास्ता ढूंढ रही हैं कि कैसे माहौल बनाना है। सुप्रिया सुले जो कह रही हैं, उसके लिए सरकार पहले से ही तैयार है। अब शरद पवार की पार्टी को फैसला लेना है, और जिस तरह से सुप्रिया सुले बात कर रही हैं, उससे यही संकेत है कि समर्थन होगा धीरे से, और कहा जाएगा कि जो हमने कहा वो सरकार ने किया, तो कर दिए समर्थन, जबकि यही चीज तो सरकार पहले भी कर रही थी। पवार की पार्टी ने बिल का समर्थन करने के जो संकेत दिए हैं, उसके यही मतलब निकल रहे हैं। परिसीमन बिल पर शरद पवार की पार्टी के नरम रुख के बीच जो कहानी निकल कर आ रही है, वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि कल शाम से लेकर रात तक में जो खेला हुआ, उसके बाद से बदली हुई तस्वीर नजर आई। दरअसल कल रात शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। दूसरी तरफ सत्ता में शामिल एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अलग से बैठक की। यानी सीएम आवास पर एनसीपी के दोनों गुटों के नेता आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इधर मुंबई में यह बैठकें चल रही थी, इधर दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिल रहे थे। अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मीटिंग में उद्धव गुट के 6 बागी सांसद भी मौजूद थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह से मुलाकात में बागी सांसदों को उनके राजनीतिक भविष्य, पार्टी बदलने पर कानूनी मदद और उनकी सीट को लेकर आश्वासन दिया गया। यानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी, और आज अचानक सुप्रिया सुले ने परिसीमन पर बड़ी बात कह दी। अब यह इत्तेफाक है क्या? आप सुनिए एकनाथ शिंदे सुप्रिया सुले को लेकर क्या कह रहे हैं। पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है, और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सूची होगी, तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया है, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार। मानसून सत्र अच्छा रहेगा। मानसून सत्र तो अच्छा ही है, मानसून अच्छा। आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में। मानसून सत्र तो अच्छा ही है, मानसून अच्छा। आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में। भैया, मानसून गिरा हो या ना गिरा हो, प्रयास पूरा है कि इस बार बिल नहीं गिरना चाहिए, और इसके लिए पूरी ताकत लग रही है। आप संकेत सुने, वो कहे कि भाई ममता बनर्जी जैसी पार्टी जो है उसके जैसा हाल ना हो जाए। यानी क्या शरद पवार की पार्टी को, शरद पवार को, सुप्रिया सुले को यह समझ में आ गया था कि अगर सरकार का साथ नहीं दिया तो पार्टी हाथ से चली जाएगी, जैसे ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की जा रही है, और इसीलिए ये सरेंडर मोड में आए हैं क्या? ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, कल अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने इशारों में बता दिया कि मॉनसून सत्र में क्या खेला होगा। लेकिन सुप्रिया सुले पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर उस पर हंगामा हुआ होगा कि भाई अरे आप उधर जा रही हैं, उधर समर्थन दे रही हैं, तो सफाई दे रही हैं कि मीडिया में परिसीमन बिल को लेकर उनकी पार्टी का स्टैंड पर अंदाजा लगाया जा रहा है, वो गलत है। कोई भी फैसला पार्टी के अंदर गहन चर्चा और गठबंधन से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। सरकार अभी कोई रिवाइज्ड परिसीमन बिल नहीं लाई है, इसलिए इस पर अंदाजा लगाना बेकार है। अपनी पार्टी के नेता जयंत पाटिल की सीएम से मुलाकात को भी शरद पवार की पार्टी यह कहकर खारिज कर रही है कि यह मुलाकात पॉलिटिकल थी ही नहीं। जयंत पाटिल कह रहे हैं कि वो एक प्रशासनिक काम से सीएम से मिलने चले गए थे, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं हुई। कमाल नहीं है क्या? आप रात में मिले, दिन में संकेत आ गया कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे उस चीज पर जो ऑलरेडी सरकार का स्टैंड है। सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल के बयानों से तो यही लग रहा है कि सब स्पेकुलेशन है, लेकिन पता सबको है बॉस कि शरद पवार इतनी आसानी से पत्ते खोलते नहीं है। वो इंडी गठबंधन को भी उलझा कर रखे हुए हैं और एनडीए को भी, क्योंकि उनकी पार्टी की कांग्रेस में विलय की चर्चा उड़ती है।
कभी यह चर्चा होती है कि शरद पवार तो एनडीए में चले जाएंगे। बीच में यह चर्चा भी थी कि पवार की पार्टी के सांसद विधायक एनडीए में जाने के लिए पक्ष में हैं। इसलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पवार इंडी गठबंधन में रहकर संसद में पीएम मोदी को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी पार्टी टूटने से भी बच जाए, इंडी के साथ भी बने रहें और नरेंद्र मोदी का जो काम है वो भी हो जाए। सुप्रिया सुले परिसीमन बिल पर समर्थन से भी पल्ला झाड़ लें, लेकिन खुद सुप्रिया सुले ने यह माना है कि पिछली बार जब इस बिल को लेकर सरकार से बात हुई थी तो उनकी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और डीएमके का रुख 50% फॉर्मूले को लेकर पॉजिटिव था। यानी क्या अखिलेश यादव और डीएमके भी कांग्रेस को गच्चा देंगे क्या इस सत्र में? सुनिए सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने किया, कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि उनकी पार्टी और डीएमके का तब पॉजिटिव रुख था, लेकिन उस वक्त डीएमके ने बिल का कड़ा विरोध किया था। तब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। अब चुनाव हो चुके, डीएमके कांग्रेस का झगड़ा हो चुका, डीएमके ने इंडी गठबंधन से दूरी बना ली। इसलिए कांग्रेस इस टेंशन में है कि कहीं आने वाले सत्र में डीएमके भी मोदी सरकार का साथ ना दे दे। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी संसद में फिर से महिला आरक्षण बिल को लागू करने वाला बिल लाने वाली है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि टीएमसी को तोड़ने के बाद बीजेपी शरद पवार की एनसीपी और डीएमके को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि एनसीपी और डीएमके अपने स्टैंड पर पहले की तरह कायम रहेंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पी चिदम्बरम ने एमके स्टालिन और सुप्रिया सुले को भी टैग किया। अब डीएमके वाले पूछेंगे कि आप तो अपने स्टैंड पे कायम रहे नहीं, चुनाव मेरे साथ लड़े, जाके वहां सरकार में हिस्सा बन गए, हमको तो कोहनी मार दिए, हमसे स्टैंड की बात करते हैं। लेकिन यह पोस्ट दिखाता है कि कांग्रेस में घबराहट है कि कहीं ये दोनों पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ न चली जाए। इसलिए आज सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल रात को ही पी चिदम्बरम ने सुप्रिया सुले को टैग करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया था। आप देखिए कि कांग्रेस इतनी टेंशन में है कि उसके नेता अब यह माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो संसद में 2/3 बहुमत इसलिए जुटा रहे ताकि संविधान बदल सके। सुनिए एक बार इनको, फिर आपको पूरा गणित भी समझाता हूं। डिलिमिटेशन के बहाने ये सभी प्रमुख नेताओं को ठिकाने लगाना चाहते हैं और इन्हें ठिकाने लगा करके इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। इनका असली मकसद देश को उसी हालात में लेकर जाना है जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। इनका मूल है कि संविधान को बदल दें और संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उनको ये चकनाचूर करेंगे। आज नहीं तो कल अगर मौका मिला तो जब देश की जनता ने सरकार तो दी लेकिन संविधान ना बदलने का एक आदेश भी दिया, तो ये उसके विपरीत आज ये जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा और डराना और सरकार के बल का दुरुपयोग करना, ये पुराने इनके हथकंडे रहे। देखिए, कांग्रेस माहौल बना रही है कि संविधान बदलने की तैयारी है, क्योंकि अब इन्हें खुद इंडी से सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन परिसीमन जरूरी है, इसको इंडी के अंदर ही बाकी पार्टियां समझ रही हैं। यह परिसीमन का खेल क्या है ये आगे बताऊंगा, लेकिन परिसीमन बिल को कैसे रोका जाए कांग्रेस इसमें लगी। पिछली बार तो इंडी वालों ने नंबर गेम में बाजी मार ली थी। इस बार नंबर गेम बदल गया है, क्योंकि पिछले आप देखेंगे 2-3 महीने में बहुत कुछ हुआ है। परिसीमन वाला बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 360 सांसद की जरूरत है लोकसभा में। अब समीकरण क्या बन रहा है, जरा अगर आप इसको देखेंगे कि लोकसभा के अंदर क्या समीकरण बन रहा है तो आपको समझ में आएगा कि पूरा खेल क्या है। जैसे अगर आप देखें कि लोकसभा, उसके अंदर जो एनडीए है उसके पास आज की डेट में कितने सांसद हैं? 292, यानी अभी भी 68 वोट कम है। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। टीएमसी के बागी इसमें जोड़िए, वो टीएमसी के बागी अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो उनकी संख्या है 20। फिर आएंगे उद्धव के बागी, उनकी संख्या, उद्धव के बागियों की संख्या है 6। इसके बाद आती है कांग्रेस ने जिसको कोहनी मारी, डीएमके, उनकी संख्या है 22। और फिर पवार की पार्टी,
शरद पवार की पार्टी जो है उनके सांसदों की संख्या है 8। अब अगर आप इन सब को जोड़ दीजिए तो कुल बैठता है 348 आज की डेट में। यानी अभी भी एनडीए के पास -12 का काम है, यानी 12 वोट उनको और चाहिए। और इसके लिए छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस है, वीसीके है, आरएलपी है, अकाली दल है, निर्दलियों से बात हो सकती है। यानी ये 12 कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा और संभव है कि सरकार जो है वो अपना नंबर जो है वो लोकसभा में हासिल कर ले। आप देखिए कि इधर ये सब चल रहा है, उधर पीएम मोदी बड़े प्लान पर भी काम कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के घर पर बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी वहां मौजूद हैं। इस मीटिंग को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। यानी जिस परिसीमन की बात हो रही है उसको लेकर गहमा गहमी बहुत तेज है। और यह परिसीमन होता क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी का इस पर इतना फोकस है? देखिए, परिसीमन से लोकसभा के इलाके को रीड्रॉ किया जाता है, यानी नए सिरे से लोकसभा क्षेत्र की बाउंड्रीज तय होती है। नए सिरे यह तय करते हैं कि एक लोकसभा में कितनी और कौन सी विधानसभाएं आएंगी। यह तय किया जाएगा कि कौन सी नई लोकसभा सीट बनेगी। आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन सा वोटर किस लोकसभा क्षेत्र में आएगा और कहां वोट करेगा। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी जो परिसीमन का बिल ला रहे हैं उसमें क्या होगा, क्यों पीएम मोदी इस बिल को पास कराने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं। देखिए, परिसीमन बिल से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी 543 है, इसको बढ़ाकर 815 से 850 ले जाना है। जब नए परिसीमन से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद बढ़ी हुई सीटों में 33% सीधा महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन में मत जोड़ो, मौजूदा सीटों में ही आरक्षण लागू कर दो। लेकिन सरकार कह रही है कि आज नहीं तो कल परिसीमन तो होना है। बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो क्या फिर ये आरक्षण के ढांचे को बदलेंगे क्या? अब आप यह भी समझिए कि परिसीमन की प्रक्रिया की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्यों सीटों की संख्या को बढ़ाने पर इतना जोर है। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे पूरी तरह से कि क्या स्थिति थी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह जरूरी है। 1971 में अगर आप देखेंगे, आबादी कितनी थी देश की? आबादी थी 55 करोड़, ठीक है। और लोकसभा सीटें कितनी थी बॉस? वो 550 अधिकतम तय हुई थी कि हम 550 मैक्सिमम रखेंगे। यानी एक सांसद पर 10 लाख आबादी थी कि भाई 10 लाख आबादी का आप प्रतिनिधित्व करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे उनके लिए काम करना है। ये 1971 में तय हुआ। आज हम कहां खड़े हैं बॉस? आज आप देखिए कि आप 2026 में आ गए, ठीक है। आज आपकी आबादी कितनी है? 140 CR प्लस है आज की डेट में, 145 करोड़ के आसपास कई बार कहा जाता है। लोकसभा सीटें आज की डेट में भी 550 पर ही अटकी हुई हैं और एक सांसद पर जो आबादी थी वो बढ़कर 25-26 लाख हो चुकी है बॉस। एक सांसद बताइए 25-26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि भाई सीटों की संख्या बढ़ाओ, एक सांसद पर कम आबादी का बोझ रहेगा, ज्यादा काम कर पाएगा उनके लिए, ज्यादा लोगों से मिल पाएगा, ज्यादा उनके लिए सोच पाएगा। हां, दक्षिण के राज्यों में यह आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन बिहार और यूपी में 25 से 26 लाख आबादी पर एक सांसद है। यह मोटा मोटा एस्टिमेट है। देखिए, डीलिमिटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मामला डेमोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। देश के कई हिस्सों में वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, खास तौर पर बॉर्डर के इलाके में, जिससे यह नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। और जो डेमोग्राफी चेंज हुई उसे लेकर नरेंद्र मोदी लगातार बड़े मिशन में लगे हैं। अमित शाह ने हाल ही में डेमोग्राफी चेंज पर बनी हाई लेवल कमेटी के साथ मीटिंग की थी। फिर उन्होंने बॉर्डर जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ भी बड़ी मीटिंग की थी। इस सबसे बड़े मिशन के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी क्योंकि वो ये डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खास इलाके में एक खास आबादी जो है वो बसा दी गई। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करो और उसको अलग अलग जो है ना हिस्से में बांटो, और देश की सुरक्षा के लिए, देश में अच्छे विकास के लिए सब जरूरी है।
आप देखिए कि 2027 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश और पंजाब पर भी है। यूपी में जहां बीजेपी की नजर जीत की हैट्रिक पर है, वहीं पंजाब में नया सियासी धमाका करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। इसमें वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी का यह दौरा पंजाब में बीजेपी के चुनाव अभियान को नई रफ्तार देगा। बीजेपी पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर देखिए कैसी गहमा गहमी है। मोदी और अमित शाह यूपी के मिशन में लग गए हैं। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 40 मिनट की मीटिंग हुई कल। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में संगठन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर बात हुई। साथ ही हाल ही में नियुक्त किए गए संगठन के पदाधिकारियों की चुनाव प्रचार में भूमिका क्या होगी, इसको लेकर दोनों ने मंथन किया। आने वाले दिनों में प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं के दौरों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। यानी ये लोग लग गए बॉस अभी से काम में। अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात से कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ गए थे। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की थी। आपको हमने खबर दिखाई थी। यूपी में सबको एक साथ लेकर चला जाए, किस तरह की गुटबाजी ना हो, यह मैसेज दिया गया था। अब नरेंद्र मोदी और इंडी वालों में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी बार बार जीत के बाद भी रुक नहीं रहे, चुनाव से बहुत पहले से काम में लग जाते हैं। वहीं इंडी वाले हार के बाद भी सीखने को तैयार नहीं। पंजाब में कांग्रेस में गजब घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है, दूसरी तरफ बाकी नेता। पूरा घमासान इस बात पर चल रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को अब बदला जाए, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप कोई फैसला ही नहीं ले पा रही। कांग्रेस के महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि नेतृत्व बदलना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। सुनिए भूपेश बघेल को। और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई। सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपसे, 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा घमासान मचाना है, लेकिन ये सब रायता समेटने की जगह पर कांग्रेस का पूरा फोकस राहुल गांधी की पॉलिटिक्स चमकाने में है। देहरादून में 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर कांग्रेस ने बवाल कर दिया। यह बवाल यह कहकर किया गया कि देहरादून में राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए परेड ग्राउंड की मंजूरी रद्द कर दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात सड़कों पर हंगामा किया, परेड ग्राउंड की तरफ कूच कर दिया। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच गहमा गहमी हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वहीं धरना दे दिया और राज्य सरकार पर दबाव में फैसला लेने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस ने दुनिया भर के ट्वीट करके बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने में जुट गई। लेकिन सच क्या है? कांग्रेस ने 17 जुलाई के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी। कांग्रेस के लेटर में कहीं यह जिक्र नहीं था कि वहां राहुल गांधी पहुंचने वाले। बुकिंग के लिए गोलमोल भाषा का इस्तेमाल था। इसी वजह से कांग्रेस को कार्यक्रम की परमिशन दे दी गई। लेकिन जैसे ही प्रशासन को यह समझ में आया कि राहुल गांधी के पहुंचने से भारी भीड़ हो सकती है, प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी। भारी भीड़ के बीच छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए यह परमिशन रद्द की गई। बाद में यह बात कांग्रेस को समझ में भी आ गई। कांग्रेस ने कार्यक्रम की जगह बदलने का फैसला किया और कहा कि छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड की बजाय देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में होगा। यही बात तो प्रशासन भी कह रहा था, लेकिन पहले गदर काट दिए कि बाप रे बाप, कार्यक्रम नहीं करने दे रहे, बाद में करेंगे, नहीं दूसरी जगह कर लेंगे। कांग्रेस का फोकस सिर्फ राहुल गांधी पर है, फिर चाहे राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस की तरह ही चुनाव आती रहे। वहीं बीजेपी एक एक सीट के लिए कैसे ताकत लगाती है, आप इसको समझिए। दोनों की पॉलिटिक्स का अंतर देखिए, तभी रिजल्ट में अंतर है। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव होना है, वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। फिर भी देखिए कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की फौज लगाई है बॉस। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रचार करेंगे,
सीएम सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, मंगल पांडे, मनोज तिवारी, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर। भाई साहब 40 स्टार प्रचारक लगा दिए एक उपचुनाव के लिए। इस जज्बे के साथ राजनीति करना इंडी वालों के बस की बात फिलहाल नहीं दिख रही और इसीलिए ये हारते हैं। इंडी वाले अपनी अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे। ममता बनर्जी की टीएमसी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। इस बार तो ममता के बेहद खास रहे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया भाई। अब वो ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे में चले गए। मदन मित्रा जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, अब खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पार्टी अंदर से कमजोर हो चुकी है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नाव डूब चुकी है। और वो भी वही आरोप लगा रहे हैं कि भतीजे के चक्कर में पूरी पार्टी डुबा दी ममता बनर्जी ने। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। आप देखिए, ममता बनर्जी पर आरोप है कि एक अभिषेक बनर्जी के लिए पूरी पार्टी इधर से उधर हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने अभिषेक का साथ नहीं छोड़ा। यही सेम आरोप कांग्रेस पे लगता है कि राहुल गांधी को चमकाने के चक्कर में पार्टी की चमक चली गई, हारती जा रही है, लेकिन वहां कुछ बदलाव ही नहीं होता।